हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एजुकेशन 4 में, वो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक आज का है वो है राधा कृष्णन आयोग 1948 से 49 पार्ट 2, यानी कि इसमें राधा कृष्णन आयोग के सुझाव को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसमें राधा कृष्णन आयोग को नियुक्त कब किया गया था और इसने अपने मतलब भारत सरकार को रिपोर्ट कब सौंपा था। तो यानी 4 नवंबर 1948 को भारत सरकार के द्वारा इसको क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपना रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दिया, जो कि 747 पृष्ठों का एक दस्तावेज था। ठीक है, और जिसे 15 अध्यायों में विभाजित किया गया था। और इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इस आयोग के सदस्य को पढ़ा, मतलब इसके कार्य क्षेत्र को पढ़ा और इसके उद्देश्य को पढ़ा। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग राधा कृष्णन आयोग के सुझाव को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? सुझाव पढ़ना है इस आयोग का। ठीक है, देखिए, इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसको राधा कृष्णन आयोग या राधा कृष्णन कमीशन तो कहते ही हैं 1948 से 49। ठीक है, और इस आयोग का ध्यान दीजिएगा पूरा फोकस यानी कि हायर एजुकेशन सिस्टम पे बात की गई है। इसने मतलब हायर एजुकेशन पे बात किया गया है इस आयोग के अंतर्गत। तो चलिए इसके सुझाव में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कहा गया है। देखिए, पहला जो सुझाव दिया गया शिक्षण संकाय यानी टीचिंग फैकल्टी। दूसरा क्या है? शिक्षण का स्तर यानी लेवल ऑफ एजुकेशन। तीसरा है क्या है? विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त यानी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। नेक्स्ट क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना एवं संगठन यानी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। देखिए, अब इसमें यही बात किया गया है कि विश्वविद्यालय स्तर पे जो शिक्षा दिया जाएगा, मतलब वो कैसे होना चाहिए, उसका एक सिस्टम क्या होना चाहिए, उसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में। जो पहला पॉइंट है वो क्या है? शिक्षण संकाय यानी टीचिंग फैकल्टी। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि आयोग के अनुसार शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाए। ठीक है, आयोग के अनुसार शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाए। पहला क्या है? प्रोफेसर, पहला प्रोफेसर होना चाहिए। दूसरा पाठक यानी रीडर भी होने चाहिए। तीसरा व्याख्याता यानी असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए यानी लेक्चरर होने चाहिए। इसके बाद क्या है? प्रशिक्षक यानी कि ट्रेनर होने चाहिए, है ना, यानी जो ट्रेनिंग लें और जो पढ़ें उसको। तो ये 4 भागों में इनको विभाजित किया गया। पहला प्रोफेसर, दूसरे पाठक यानी रीडर, व्याख्याता यानी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी लेक्चरर, और उसके बाद प्रशिक्षक यानी ट्रेनर। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक समझे होंगे, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। आगे है शिक्षण कार्य सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी इन्होंने, इस आयोग ने सीधे कह दिया कि जो शिक्षण कार्य है वो 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या कहा है कि शिक्षक की सेवा अवकाश की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी गई। यानी कि इस आयोग ने जब अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को जब सौंपा, तो उसने सुझाव में ये चीजें कही कि जो 60 वर्ष शिक्षकों की जो सेवा कार्य है, इसको 64 वर्ष मतलब कर देनी चाहिए। तो इन्होंने अपने सुझाव में इसको भी रखा। देखिए, दूसरा क्या इन्होंने कहा है इस आयोग ने सुझाव में? दूसरा पॉइंट है शिक्षण का स्तर, लेवल ऑफ एजुकेशन। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि विश्वविद्यालय में 3000 से अधिक और उनसे संबंधित महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। यानी इन्होंने ये कहा कि जो विश्वविद्यालय है इसमें 3000 से अधिक अगर विद्यार्थी होते हैं तो शिक्षा संचालन में, शिक्षा व्यवस्था जो है वो सही से नहीं चल पाएगा। तो इसलिए विश्वविद्यालयों में जो संख्या होनी चाहिए विद्यार्थियों की, वो 3000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और महाविद्यालय में 1500 से अधिक नहीं होना चाहिए। महाविद्यालय मतलब जो उस विश्वविद्यालय से एफिलेटेड कॉलेज। ठीक है, आगे देखिए क्या है? कार्य दिवसों की संख्या एक साल में 180 होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि
कार्य दिवस की जो संख्या है वो एक साल में कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए परीक्षा को छोड़कर। ठीक है, यानी परीक्षा के दिनों को छोड़कर बाकी 180 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए शिक्षक का। ठीक है, आगे देखिए, अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसमें यह भी कहा गया कि जो हायर एजुकेशन है, जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है या रिसर्च की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कोई भी विद्यार्थी बाध्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग 1 to 5 क्लास की बात करें या 6 to 8 क्लास या हाई स्कूल इंटर की बात करें, तो उसमें मतलब निर्धारित पुस्तकें होती हैं कि हाँ ये आपका सिलेबस है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। लेकिन अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में इस आयोग ने सीधे ये कह दिया कि मतलब पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए मतलब बाध्य ना किया जाए। ठीक है, यानी कि अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं होना चाहिए कि आपको यही ही पढ़ना है। यानी कि स्टूडेंट फ्री है, वो किसी भी पुस्तक को, किसी भी थिंकर का पुस्तक पढ़ सकता है। तो ये भी सुझाव में रखा गया। आगे देखिए क्या है, परीक्षाओं के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 70, 55 और 40% होने चाहिए। ठीक है, इन्होंने सीधे ये कहा कि जो परीक्षाओं के स्तर को जो ऊंचा उठाना है, तो इसके लिए इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की श्रेणी बांट दिया। और उसमें इन्होंने ये कहा कि जो फर्स्ट आएगा वो 70% और सेकंड 55 और थर्ड 40%। ठीक है, होने चाहिए। यानी कि परीक्षाओं में पास होने के लिए मतलब, ठीक है, यानी पास होने का मतलब ये है कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिवीजन रखा गया, जिसमें कि 70 और 55 और 40% में बांट दिया गया। ठीक है, ये भी सुझाव दिया। फिलहाल अभी इस समय तो 60, 45, 33% वर्तमान में चल रहे हैं। तो ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। आगे देखते हैं विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त, यानी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। ठीक है, आगे इसमें देखिए क्या है, उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को इसमें साझी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाने का कार्य केंद्र सरकार का होगा और राज्य सरकार उन नीतियों को अपने राज्यों में लागू करेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें सीधे से ये कह दिया गया कि जो उच्च शिक्षा है, जो हायर एजुकेशन है, उसको समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। ये भी सुझाव इन्होंने दिया। और इन्होंने ये भी कहा इस आयोग ने कि केंद्र और राज्य सरकार को इसमें साझी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और शिक्षा से संबंधित नीतियां कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। और इन नीतियों को लागू कौन करेगा? राज्य सरकार लागू करेगी। ठीक है, तो इसके बारे में भी मतलब सुझाव दिया गया इस आयोग के अंतर्गत। इस आयोग ने सुझाव दिया। तो देखिए 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन जब होता है, मतलब उस समय जब ये संशोधन आता है, तो उस समय 1976 में फिर बात तो इन्होंने 1948 और 49 में ही कर दी थी इस आयोग ने कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर विश्वविद्यालय को समवर्ती सूची में 1976 में लिया गया। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा को। ठीक, आगे चलते हैं। विश्वविद्यालय में एकरूपता लाने और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की जानी चाहिए। यानी इस आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय में एकरूपता लाने के लिए और महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भी स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें इन्होंने सीधे ये चीजें कहा कि जो यूजीसी मतलब क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें ये चीजें थी कि इस आयोग ने इससे भी रिलेटेड सुझाव दिए। तो इसमें ये था कि 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी थी। ठीक है, यानी कि 28 दिसंबर 1953 को उस समय शिक्षा मंत्री कौन था? और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जिन्होंने 1953 में इसकी क्या करी? नींव रखी। और इसके बाद
1956 में क्या हुआ, 1956 में संसद में इसे क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया और एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया। कब लाया गया, 1956 में लाया गया। ठीक है, तो औपचारिक रूप से इसे स्थापित किया जाता है, यानी कि 1956 में जब इसको लाया जाता है तब इसे औपचारिक रूप से स्थापित माना गया। तो इसलिए यूजीसी ध्यान रखिएगा कि 1956 में इसकी स्थापना की गई और 1953 में इसकी नींव रखी गई थी। उस समय जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए अब यहाँ तक समझेंगे। आगे देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट, विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन। अगर विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन की बात करें तो इसमें भी कई सारे पॉइंट को इस आयोग ने बताया सुझाव के अंतर्गत। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं। आगे देखिए इसमें पॉइंट क्या रखा गया है, उच्च शिक्षा 3 स्तर, यानी उच्च शिक्षा को 3 स्तर में बांटा गया। पहला है स्नातक, यानी यह 3 वर्ष का होना चाहिए। स्नातक यानी ग्रेजुएशन, बीए, बीकॉम, बीएससी, ये क्या होना चाहिए, 3 वर्ष का होना चाहिए। दूसरा क्या है, स्नातकोत्तर, यानी ये 2 वर्ष का होना चाहिए। तीसरा क्या है, शोध, यानी पहले स्नातकोत्तर को समझिए, यानी पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी एमए और एमएससी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके बाद फिर क्या है, शोध, यानी न्यूनतम 2 वर्ष। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी चीज है कि जो रिसर्च होना चाहिए वो न्यूनतम 2 वर्ष का होना चाहिए। इसके बाद भले 3, 4, 5 साल का वो टाइम ले, लेकिन न्यूनतम इसको 2 वर्ष का रखा गया इस आयोग के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है पॉइंट। ठीक है, आगे देखिए उच्च शिक्षा की 3 श्रेणियां। ठीक है, तो उच्च शिक्षा की अगर 3 श्रेणियों की बात किया जाए तो इसमें 3 बांटा गया 3 भागों में। पहला कला वर्ग, दूसरा विज्ञान वर्ग, तीसरा व्यवसायिक और तकनीकी वर्ग, यानी कला, विज्ञान, व्यवसायिक और तकनीकी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्यवसायिक तथा तकनीकी विषयों के लिए विश्वविद्यालयों में अलग अलग विभाग खोले जाने चाहिए। इसमें देखिए क्या है, इसमें ये कहा गया है कि व्यवसायिक और तकनीकी विषयों के लिए क्या होना चाहिए, विश्वविद्यालय में अलग अलग विभाग खुलने चाहिए। पहला कौन सा, शिक्षक शिक्षा। इसमें इन्होंने कहा कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। अब जैसे शिक्षक शिक्षा में कौन आएगा, बीएड आएगा आपका, एमएड हो गया, या इसमें हम लोग अगर बात करें तो डीएलएड, जो पहले बीटीसी कहा जाता था, डीएलएड बीटीसी जैसे हो गया। तो बट डीएलएड बीटीसी तो आपका प्राइमरी टीचर के लिए है। तो यहाँ पर अगर बीएड की बात करें तो वो भी जूनियर के लिए, लेकिन अगर हायर एजुकेशन की बात किया जाए तो बीएड एमएड यानी करने के बाद बीएड के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं टीचर ऐसे। तो यहाँ पे शिक्षक शिक्षा की बात की गई है। तो इन्होंने ये कहा कि शिक्षक शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए विश्वविद्यालय में। एक दूसरा इन्होंने ये सुझाव दिया कि कृषि शिक्षा होना चाहिए, यानी एग्रीकल्चर एजुकेशन भी होना चाहिए, उसके बारे में भी विद्यार्थियों को जानकारी मिलना चाहिए। तीसरा इन्होंने इसमें कहा कि वाणिज्य शिक्षा यानी कॉमर्शियल एजुकेशन भी होना चाहिए, इसके बारे में भी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि हाँ मतलब कॉमर्शियल या वाणिज्य क्या होता है, या इससे रिलेटेड एजुकेशन सभी स्टूडेंट को मिलना चाहिए। आगे इन्होंने कहा तकनीकी शिक्षा यानी तकनीकी शिक्षा भी मिलना चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन जैसे बीटेक वगैरह, इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, तो इसका भी इस एजुकेशन विद्यार्थियों को मिलना चाहिए विश्वविद्यालय में, मतलब ये रखा जाना चाहिए एजुकेशन। आगे क्या है, चिकित्सा शिक्षा, यानी इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर जो मेडिकल एजुकेशन है इसको भी रखा जाना चाहिए। लास्ट में है कानूनी शिक्षा, यानी इन्होंने कहा कि कानूनी शिक्षा भी विश्वविद्यालय में होना चाहिए। तो कानूनी शिक्षा मतलब लॉ वगैरह से है। तो इन्होंने सीधे ही मतलब इस आयोग ने इतने सारे सुझाव दिए थे और इन्होंने ये कहा कि अगर हायर एजुकेशन में इन सारे बिंदुओं पर मतलब प्रकाश भी डाला जाए और इन सारे बिंदुओं को ध्यान रखा जाए और इन सारे बिंदुओं को विश्वविद्यालय स्तर पे रखा जाए, तो जो हायर एजुकेशन जो सिस्टम है ये सुव्यवस्थित तरीके से चलेगा। ठीक है, तो इन्होंने देखा जाए तो कहीं न कहीं हर मतलब शिक्षा के हर बिंदुओं पर फोकस किया, अपना ध्यान रखा। तो इस आयोग में हम लोगों ने आज यहाँ तक पढ़ा, सुझाव को पढ़ा, और आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलिए ठीक है।
आगे हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और या आशा करती हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आज का सब पॉइंट। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।